अस्सलाम वालेकुम। इकॉनमी मैटर्स में खुशामदीद। मैं हूं शाहजेब अहमद। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में अहम तरामीम की मंजूरी। रिफाइनरीज की फौरी अपग्रेडेशन। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर में इजाफे की हिदायत। वजारत तवानाई IMF के साथ तय करदा गर्दिशी कर्ज का हदफ हासिल करने में नाकाम। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज जून तक 1740 अरब रुपए हो गया। और स्टेट बैंक के पास 9 अरब डॉलर मालियत का सोना मौजूद। ज़र मुबादला ज़खायर में इन ज़खायर को शामिल नहीं किया जाता। पाकिस्तान दीगर सेंट्रल बैंक्स की तरह सोना नहीं खरीदता, सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई में जब्त सोना खरीदा जाता है। गवर्नर जमील अहमद की गुफ्तगू। गैर मुल्की करेंसीज का इंटरबैंक में डॉलर की कदर को देखा जाए तो रोज की तरह आज भी 1 पैसे की कमी हुई है, जिसके बाद कीमत 277 रुपये 85 पैसे हो गई है। यूरो को देखें तो ये भी आज 75 पैसे सस्ता हुआ। बरतानवी पाउंड की कदर में 94 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद इसकी कीमत 369 रुपये 57 पैसे हो गई है। गोल्ड मार्केट को देखते हैं। मुल्क में सोने की कीमत में एक रोज के बाद फिर कमी हुई। फी तोला 4300 रुपये सस्ता हुआ। कीमत 4,27,436 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने के रेट्स में 3,687 रुपये कमी हुई। इंटरनेशनल मार्केट को देखा जाए तो $43 फी औंस सस्ता हुआ, जिसके बाद कीमत $4,050 पर आ गई है। आज के प्रोग्राम के मौजू की तरफ आते हैं। आज सबसे पहले जिक्र करेंगे पेट्रोलियम कीमतों का। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से अमेरिका और ईरान ने फिर एक दूसरे पर हमले बंद कर दिए हैं। अभी आबने हुर्मुज़ को तो नहीं खोला गया, लेकिन बातचीत दोबारा शुरू होने के बाद हम समंदरी रास्ते के खुलने का इम्कान है। दूसरी जानिब आबने हुर्मुज़ की बंदिश के बायस पाकिस्तान जिस रूट बाबुल मंदब पर इन्हिसार कर रहा था, वहां पर यमन के हौजियों की सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी के बायस जहाज़ों की आमदोरफ्त मुतासर हो रही थी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने जब गुफ्तगू की तो उनके मुताबिक पाकिस्तान के बाबुल मंदब में फंसे जहाज़ अब निकल आए हैं, जो चंद रोज में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, जिसके बाद फ्यूल शॉर्टेज का खतरा भी टल जाएगा। अब बात करते हैं पेट्रोलियम कीमतों के यौमिया तयन का, जिसके तहत पेट्रोल सिर्फ एक रुपया सस्ता किया गया है, जबकि डीजल की कीमत में 3 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देखें तो जुमे के रोज से ही क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। आज भी 2.5% तक कमी हुई। गुज़श्ता रोज तो 9% तक गिरावट देखी गई। फेदाद शुमार को देखा जाए तो ब्रेंट क्रूड जो गुज़श्ता हफ्ते $100 पर पहुंच चुका था, अब $86 फी बैरल पर आ चुका है। अमरीकी WTI की भी बात करेंगे, ये भी अगर देखा जाए तो $92 से अब $80 फी बैरल पर आ चुका है। अवामी हलकों की जानिब से यह सवाल उठाया जा रहा है कि जब कीमत बढ़ाना हो तो सिंगापुर प्लैट्स में यौमिया कीमतों को लेकर इजाफा किया जाता है, और जब कम करने की बारी आए तो हुकूमत ने एक हफ्ते की एवरेज प्राइस का जवाब पेश कर दिया। सवाल यह कि पैदा होता है कि अगर एक हफ्ते की एवरेज प्राइस ही लेनी है तो फिर कीमतों के यौमिया तयन का फार्मूला क्यों अपनाया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ और ऑयल रिफाइनिंग पॉलिसी में अहम तरामीम की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आज़म ने रिफाइनरीज की फौरी अपग्रेडेशन और पेट्रोलियम मसनूआत के स्ट्रेटेजिक ज़खायर बढ़ाने की भी हिदायत की है। ब्राउन फील्ड रिफाइनरीज में सरमायाकारी के फ़रोग के लिए कतर, फिर सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में रोड शोज मुनक्किद करने की भी हिदायत दी है। इस पर आज हमने बात करनी है। तफसीलन हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मुआशियात फारूक सलीम साहब और चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन अयूब खान साहब, क्योंकि पेट्रोल पंप की जानिब से हड़ताल भी की गई थी, उसके बाद क्या मुज़ाकरात हुए, क्या बात हुई, इस पर भी आज हम बात करेंगे। फारूक साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। फारूक साहब, जो इस वक्त हुआ है, 1 रुपये की कमी की गई है, ज़रा इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। जब कीमतें 12% कम हुई हैं ग्लोबली, तो हमने सिर्फ 1 रुपये की कमी क्यों देखी? एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है अवाम को 1 रुपया कम करके, और इसको डी रेगुलेशन कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए? ये तो सिर्फ प्राइसिंग एक फ्रीक्वेंसी है जो चेंज हो रही है, जो 15 दिन में करते थे उसको तोड़ कर अब रोजाना किया जा रहा है, और हुकूमत ने अपने ऊपर से नाम भी हटा लिया है। अब ज़ाहिर है हम हुकूमत को अवाम डायरेक्टली कुछ कहते तो वो कहते हैं ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कैसे देख रहे हैं आप इस प्राइसिंग फार्मूले को? जी, मामला को बड़ा पेचीदा बना के पेश किया जाता है। एक आलमी बेंचमार्क का जिक्र किया जाता है कि फ्लैट्स के साथ कहीं पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो नक्की कर दी गई हैं। फिर कहीं एक हफ्ते की एवरेज प्राइस का जिक्र किया जाता है, उससे पहले 2 हफ्ते की एवरेज प्राइस का जिक्र किया जाता था। ये मामलात इतने पेचीदा है नहीं। आम पाकिस्तानी की नज़र सवालात सिर्फ 2 हैं जो मेन सवालात उठते हैं। पहला सवाल ये है कि इस खित्ते में जिसमें बड़े ममालिक शामिल हैं, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश है। इन सब ममालिक में जो डीजल की कीमत है वो पाकिस्तान में हाईएस्ट,
बुलंद तरीन। एक पहला सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? जो भारत का तेल है, जो बांग्लादेश में तेल आता है, वो भी उन्हीं रास्तों से आता है, उन्हीं सोर्सेज से आता है जहाँ से पाकिस्तान तेल खरीदता है। और दूसरा बड़ा सवाल ये मेजर सवाल ये उठता है कि पिछले एक हफ्ते में देख लीजिए, जुलाई 16 से जुलाई 28 तक गिन लीजिए, जो कीमतों में इजाफा आया है वो सबसे ज्यादा और सिर्फ पाकिस्तान में आया है। पाकिस्तान में डीजल की कीमत जो जुलाई 16 को थी वो 323 रुपए फी लीटर थी। अब वो 386 पे पहुंच गई है। इसका मतलब है कि तकरीबन 19% इजाफा हुआ है सिर्फ एक हफ्ते में। इसी दौरान अफगानिस्तान में 73 अफगानी से 74 अफगानी पे पहुंची है, जिसका मतलब है कि वहां पे अफगानिस्तान में डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है 1.4%। तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान में इस पूरे खत्ते में सबसे ज्यादा तेजी से कीमतें बढ़ती हैं और इस वक्त डीजल जो है वो सबसे हाईएस्ट बुलंद तरीन कीमत में बेचा जा रहा है। तो ये पेचीदा सवाल नहीं है, सिंपल से सवाल है और इसका जवाब हुकूमत को देना। लेकिन लेकिन आपके मुताबिक क्या एक बड़ी वजह, जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान का भारत से, बांग्लादेश से, और हम श्रीलंका की भी देखते हैं जो कीमतें हैं वो कम है हमसे, लेकिन क्या इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ टैक्सेशन है जो हमारे यहाँ अभी भी देखी जा रही है कि 100 रुपए से ऊपर है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये क्लेम जरूर किया जाता है कि पाकिस्तान की जो कीमतें हैं वो किसी आलमी बेंचमार्क से नक्की की हुई हैं, उसी के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर उतार और चढ़ाव आता है। अमली तौर पे पाकिस्तान की कीमतों का आलमी मंडी की कीमतों से कतई कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। सही। लगता ऐसे है कि पाकिस्तान में जो कीमतों का तयन किया जाता है वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो आलमी मंडियों के साथ नक्की नहीं है। वो शायद किसी सियासी बुनियाद पर किया जाता है कि पाकिस्तान के खजाने को इस वक्त कितना पैसा जो है वो इकट्ठा करना है, या फिर जो रिफाइनरीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनका कितना प्रेशर है और उन्होंने मुनाफे की अपनी हद क्या कर रखी है डीजल और पेट्रोल की कीमत के अंदर। लेकिन लेकिन फारूक साहब, जो प्रेशर ओएमसीज का आप जिक्र कर रहे हैं, रिफाइनरीज का प्रेशर है, तो फिर अब हुकूमत जब ये बात कर रही है कि हमने इसको डी रेगुलेशन कर दी इसकी, तो फिर वो प्रेशर कहाँ गया? वो प्रेशर तो सारा आवाम के ऊपर ही आ रहा है, क्योंकि मुनाफा वो भी कमा रहे हैं और हुकूमत अब कहती है कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। देखिए, जितनी भी किताबें, इकोनॉमिक्स की किताबें अगर आप पढ़ें तो उसमें डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि वो कीमतों का तयन जो है वो खुलेआम मार्केट करती। यहाँ पे काबीना ने एक ही पैगाम के अंदर ये बताया है कि पीएसओ जो है उसकी जो डिक्लेयर्ड प्राइस है वो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा ओगरा के अंदर। तो यहाँ पे तो मोनोपली दी जा रही है, यहाँ पे इजारादारी दे दी गई है, लेकिन क्लेम किया गया है कि इस इजारादारी का मतलब है डीरेगुलेशन। अब यहाँ पे शफाफियत भी नजर नहीं आती, क्योंकि पीएसओ ने जो भी डिक्लेरेशन देनी है वो ही इस्तेमाल की जाएगी ओगरा के फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ पे किसी किस्म की कोई अमली डीरेगुलेशन नजर नहीं आती। यहाँ पे पीएसओ के पास इजारादारी है, पीएसओ जितना चाहे प्रीमियम इसमें जमा कर दे और वही कीमत जो है वो फॉर्मूले के अंदर जाएगी और वही कीमत जो है वो ओगरा डिक्लेयर करेगी। तो किसी किस्म की डीरेगुलेशन अमली हवाले से सामने नहीं आई। अमली हवाले से तो यहाँ पे इजारादारी दी गई। बिल्कुल सही। हुमायूं साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, आपके जो सारे मुतालबात थे जिस पर हड़ताल भी की गई थी, वो सारे मुतालबात पूरे किए गए तरफ से अब तक? सर, हमारे मुतालबात तो उन्होंने मान लिए हैं। अब उसका जो इम्प्लीमेंट है वो हमें बुध और ये जो जुमरात, ये कल और परसों का है, उस पर उन्होंने हमें कहा था कि हम बुध जुमरात को आपको इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हम कर देंगे। तो अभी देखना ये है कि क्या वो इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि हमारा यहाँ पे ब्रेक हो गया था, नाकाम हो गए थे। हमारा मौक़िफ़ ये था कि तहरीरी तौर पे हमारे साथ मुआहिदा कर लें ताकि हम अपने लोगों को भी दिखा सके, उनको बता सके। कतला कलामी की माजरा, लेकिन आपका एक मुतालबा ये भी था कि ये कहा जा रहा था कि इसको रिवाइज जो है ना वो किया जाए, इस फैसले को, कि जो रोजाना की बुनियाद पर फैसला किया जा रहा है इसको वापस कर दिया जाए और उसको जिस तरीके से हम देख रहे थे फैसला किया जाए। तो क्या ये वाकई रिवाइज होने जा रहा है जब आप कह रहे हैं मुतालबात मान लिए गए? जी जी, इंशाल्लाह ये जो हमारे साथ उन्होंने कमिटमेंट की है कि ये रिवाइज होगा।
आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये चल ही नहीं सकता। ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि जैसे ही रेट गिरना शुरू हो जाएगा, पेट्रोल पंप वाला प्रोडक्ट नहीं लेगा। अभी आज की मैं आपको मिसाल दे दूं, कल की मिसाल देता हूँ। प्रोडक्ट की पहले अफवादी के प्रोडक्ट नीचे जा रहा है, ठीक है। अब कंपनियों ने जो पिछले 2 दिन से पेंडिंग ऑर्डर थे, उन्होंने सब ऑर्डर रिलीज करके ना पेट्रोल पंपों पे अपने पेट्रोल सप्लाई और डीजल दे दी, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब 1 रुपए है। मतलब पहले तो ज्यादा का था, अफवाह ज्यादा की थी, लेकिन वो फिर बाद में 1 रुपए हो गया। तो यानी पेट्रोल पंप का उस दिन ऑर्डर ही नहीं था, लेकिन कंपनियों ने उनके ऑर्डर रिलीज करके उनके स्टेशनों पे पहुंचा दिया। जब स्टेशनों पे प्रोडक्ट पहुंच गया तो पेट्रोल पंप वाला कहता है, भाई आज तो मेरा ऑर्डर ही नहीं था। मतलब ऑर्डर अगर पहले था, जिस वक्त रेट बढ़ रहा था, तो आज तो मेरा ऑर्डर ही नहीं था, लेकिन कंपनियों ने वो ऑर्डर रिलीज कर दिए। एक तो ये हो गया कि डे बाय डे अगर आपके पेट्रोल पंप का नुकसान हो रहा है, आप अपने स्टॉक को कैसे मेंटेन करेंगे? मिसाल के तौर पे आप प्रोडक्ट रोजाना मंगवाते हैं, रोजाना आप नुकसान कर रहे हैं, तो ये तो कंपनियों का काम है, ये पेट्रोल पंप वाला अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उस गलत फहमी है बहुत बड़ी, और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान को ये गलत फहमी है कि ये पंप ड्राई होंगे, फिर ये एक्शन होगा, फिर कहते हैं प्रोडक्ट जो है ना आपने जीरो इसका प्रोडक्ट क्यों रखा हुआ है जीरो स्टॉक का। तो जब आप नुकसान कर रहे हैं, आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? तो बहरहाल ये जो इन्होंने तरीका बना दिया, ये सारा ओएमसी और रिफाइनरी के कहने पे बना लिया। गवर्नमेंट को ये फायदा होना था, गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब हम ये जो मुसीबत है ना, ये कंपनियों के उस पर डाल दे। अच्छा, कंपनियों पे डाल दे ना, ये डीरेगुलेशन है ना, मतलब हम तो कहते कि आधा तितर आधा बटेर वाली बात है, ये कभी भी नहीं हो सकता। मुझे तो बिल्कुल ये नामुमकिन। फारूक साहब, ये बात आपने हुमायूं साहब की सुनी कि अगर ऐसा किया गया है तो ये रिफाइनरीज को और ओएमसीज को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, इससे इत्तेफाक करते हैं आप? सवाल मुझसे। जी फारूक साहब। देखिए, जो पेट्रोल पंप मालिकान की एसोसिएशन है, जो बाकी इंटरमीडिएट है इसके अंदर, वो अपने माली मुफाद के लिए इस सारे खेल में शामिल है। उनको नज़र आ रहा है कि इस सारे खेल के दौरान जो ऑयल कंपनीज हैं, जो रिफाइनरीज हैं, उनके मुनाफों में 100% इजाफा आ गया है। वो ये भी देख रहे हैं कि हुकूमत ने जो है वो अपनी तिजोरियाँ भी भर ली हैं। उसने जो हद रखा था पेट्रोलियम लेवी की मद में 1.4 खरब रुपए का, वो हद से ज़्यादा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। तो यहाँ पे उनका तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट है। वो चाहते हैं कि अगर रिफाइनरीज ने, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने, हुकूमत ने अपनी तिजोरियाँ भरी हैं, तो हमें भी मौका दिया जाए कि हम भी अपनी तिजोरियाँ भर सकें। तो उनका हड़ताल करने का जो है वो एक माली मुफाद है, और मैं समझता हूँ कि जब वो माली मुफाद के करीब पहुँच जाएंगे तो फिर वो हड़ताल खत्म करेंगे। सही। हुमायूं साहब, आप इस पर कमेंट करेंगे? जी बिल्कुल गलत बात करते हैं। माली मुफाद जो बंदा, माली मुफाद भी बता दें कि माली मुफाद हमें कहाँ पे है। अच्छा देखो, आप एक बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस का जो आपका मॉडल है, अब वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक गलत है। आपने यूरोप का फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। पहले ये बता दो कि इसमें हमारा माली मुफाद क्या है, मतलब डे बाई डे में हमारा क्या है, और हम जो 15 दिन या महीने की बात कर रहे हैं। देखो ना, ये होना तो फिर ये चाहिए कि डे बाई डे में हमें फायदा है, तो फिर हम इसका रिएक्शन क्यों करते हैं? पहले उसके ये हमें ये भी बता देना कि हमारा जो ये इकोनॉमिक्स का जो है ना एक्सपर्ट बैठा हुआ है, ये भी बता दें कि एक पेट्रोल पंप की इस वक्त पाकिस्तान में कितनी सेल होनी चाहिए, और फिर उसका कमीशन कितना होना चाहिए, और वो कैसे सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि ज्यादा एक्सपर्ट है। हमारा 8 साढ़े 8 रुपए का कमीशन है, 8 साढ़े 8 रुपए। लेकिन हुमायूं साहब, एग्जिस्टिंग स्टॉक के ऊपर अगर कीमतें बढ़ती हैं तो उसमें माली फायदा नहीं होता आप लोगों को? सर, आप यही तो बात है ना सर, जो आपको समझ नहीं आती। एग्जिस्टिंग जो स्टॉक होता है उस पर आपकी ये बात सही है कि वो पैसा मुनाफा तो बढ़ता है, लेकिन वो आपके पास स्टॉक मौजूद होगा तो होगा, क्योंकि हम तो कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं। कंपनी उस वक्त आपको स्टॉक ही नहीं देता, कंट्रोल तो उनके पास है, इंपोर्ट उनके पास है, फैसले उनके पास है, चाबी उनके पास, सब कुछ उनके पास। हमारे पास तो कुछ भी नहीं होता। हमारे पास कैसे है आप बताएं ना? हमारे पास जब कंपनी हमें स्टॉक नहीं देगा, कंपनी हमें प्रोडक्ट नहीं देगा, तो आप बताएं ना हमारे पास कैसे स्टॉक आएगा?
फारूक साहब, इस मसले का हल हुकूमत किस तरीके से निकाल सकती है? अगर हम इसको ओवरऑल देखें, ज़ाहिर है इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, वो कहते हैं वो माली फ़वाइद हासिल कर रहे हैं, वो कहते हैं वो माली फ़वाइद हासिल कर रहे हैं। सप्लाई आने पर कीमतों का तयन होना चाहिए या इसको ऐसी रोज़ाना की बुनियाद पर ही करना चाहिए? इसका एक हल क्या सामने आ सकता है जो हुकूमत निकाल सकती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर जो कीमतों का तयन किया जा रहा है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इज़ बियॉन्ड माई कॉम्प्रिहेंशन। क्या टैक्सी ड्राइवर जो है वो रोज़ाना सुबह पहले पेट्रोल की कीमत चेक करेगा और उसके बाद अपना एक नए किराए का तयन करेगा? हम देखते हैं कि ये स्कूल की वैन है जो बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं, ड्रॉप करती हैं, वो महीने के कॉन्ट्रैक्ट में चलती हैं। क्या वो रोज़ाना की बुनियाद पे स्कूल वैन वाले पहले पेट्रोल की कीमत देखेंगे और फिर वालिदैन से आके रोज़ाना की बुनियाद पे एक नेगोशिएशन का प्रोसेस चलेगा? फैमिली बजट्स जो हैं दुनिया भर में हम देखते हैं कि वो महीने के भर पे बनाए जाते हैं, पहली की पहली तनख्वाह मिलती है। अब औसतन आमदन जो पाकिस्तान की है, उसमें से तकरीबन 15 से 20% जो खर्चा है वो पेट्रोल और डीजल की मद में निकल जाता है। तो यहाँ पे अगर पेट्रोल और डीजल की कीमत रोज़ाना की बुनियाद पे तब्दील होगी, तो क्या जो हमारी फैमिलीज हैं पाकिस्तान के अंदर, वो रोज़ाना की बुनियाद पे एक नया बजट बनाएंगी? फिर इंतज़ामी तौर पे देखिए कि तकरीबन 85% तेल पाकिस्तान जो है वो इंपोर्ट करता है। बंदरगाह पे आता है, वहाँ से रिफाइनरीज में जाता है, रिफाइनरी से टैंकर्स के अंदर लोड होता है, फिर उस टैंकर ने खैबर पख्तूनख्वा पहुँचना है, उसने गिलगित बल्तिस्तान पहुँचना है, उसने कोयटा पहुँचना है। और वो जिस दिन निकला था उस दिन कोई और कीमत होगी, सफ़र के दौरान कुछ और कीमत होगी, जब वो मंजिल पे पहुँचेगा तो कुछ और कीमत होगी। तो ये इस बियॉन्ड मी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये अमली तौर पे कैसे चलेगा। ठीक है, एक तो आपके क्या सजेशंस हैं? सेकेंडली, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो मुल्क के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो बढ़ाने की बात भी की है। आपको नहीं लगता कि उससे भी ज़्यादा फ़ायदा तो होगा, लेकिन एक हुकूमत का जो एक हम कह सकते हैं कि जो बड़ी रकम है ज़खायर की, वो लॉक हो जाएगी उसके अंदर, और ज़ाहिर है फिर हमारी इंपोर्ट्स हमें ज़्यादा करनी पड़ेंगी, उस पर अपना हमारा जो इस वक्त एक्सचेंज है वो भी खर्च करना पड़ेगा। देखिए, जो सोल्यूशन है वो ये है कि जो पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन है उसको सियासत से दूर कर दिया जाए, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस कर दिया जाए, उसको नथी कर दिया जाए किसी आदमी बेंचमार्क के साथ या आपकी कॉस्ट पे बेसिस के साथ। अब आप सोचिए कि डीजल तकरीबन 60% डीजल जो मुल्क की रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान के अंदर हम खुद से बना रहे हैं, लेकिन उनको जो कीमत का नक्की किया जाता है वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ कर दिया जाता है। उसमें पीएसओ जो भी प्रीमियम और जो भी अपने इंसिडेंटल अखराजात डालती है, उसको काबीना ने रिसेक्ट कर दिया कि उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहाँ पे एक इजारादारी दे दी गई है पीएसओ को। तो जब तक ये इजारादारी नहीं टूटेगी, हम जो बात करते हैं अमेरिका की, कनाडा की, बरतानिया की, वहाँ पे जो कीमतों का तयन किया जाता है, कम से कम 4 से 5 दर्जन मुख्तलिफ कंपनियों के पेट्रोल पंप्स हैं अमेरिका के अंदर, और वो कंपटीशन की बुनियाद पे अच्छा फारूक साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अगर हम उनकी एग्जांपल भी ना लें, अपने ही खित्ते में हम देखें कि हमारे जो पड़ोसी हैं, भारत हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका, जिसका आपने भी जिक्र किया कि वहाँ पर भी कीमतें इस वक्त कम हैं, और जब बढ़ाई जाती हैं वो भी कम बढ़ाई जाती हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान से। उनका क्या प्रोसेस है इस पूरे का? भारत का बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, बांग्लादेश का एक बहुत इंटरेस्टिंग मॉडल है। बाय द वे, जुलाई 16 से लेके जुलाई 28 तक पाकिस्तान में जो डीजल की कीमत में इजाफा हुआ है वो, जैसे मैंने कहा, वो 19% हुआ है। अफगानिस्तान में 1.4% हुआ है, और बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, नेपाल में 0, वहाँ पे कोई इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इजाफा हुआ है, पाकिस्तान का डीजल जो कीमत है वो सबसे ज़्यादा है, बांग्लादेश के मुकाबले में तकरीबन 50% महंगा है डीजल पाकिस्तान के अंदर। भारत के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, और वहाँ आप सोचिए कि लास्ट टाइम जो कीमतों का तयन किया गया था वो 2022 में किया गया था, और फिर तकरीबन 4 साल कीमतों में ना इजाफा हुआ, ना कमी हुई, और ना उतार हुआ, ना चढ़ाव। लास्ट टाइम जो कीमतें तब्दील हुई हैं वो मई 2026 में हुई। सोचिए 4 साल जो है वो प्रेडिक्टेबिलिटी रही भारत के शहरियों के हवाले से। वहाँ पे जो मॉडल है वो उनकी ऑयल कंपनी और उनकी रिफाइनरी वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर अपने खातों में एक नई कीमत लिखती हैं।
लेकिन उस नई कीमत की मुंतकिली जो है वो सार्फिन तक नहीं जाती, कई कई सार्फिन तक नहीं की साल जाती। हम्म। की कीमत देता है। बांग्लादेश के अंदर अभी ये फैसला किया गया कि जो सही। आलमी मंडी में जिस तेजी से हम्म। कीमत चढ़ी है सही। उसका सिर्फ 16% जो है वो बांग्लादेशी अवाम के ऊपर मुंतकिल बिल्कुल ठीक किया है फारूक साहब, जाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो रहा है कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ाई तो बहुत ज़्यादा जा रही हैं, लेकिन जब ग्लोबली कम होती हैं तो उसको कम नहीं किया जा रहा और सार्फिन इसे पिस रहे हैं। हुमायूं साहब, लास्टली आप कमेंट कीजिएगा, जो मुतालबात आप लोगों ने सामने रखे हुकूमत के और आपने कहा कि हो सकता है कि ये रिवर्स हो जाए फैसला रोजाना की बुनियाद का, क्या आपको लगता है हुकूमत बहुत जल्द ये करने जा रही है या कुछ दीगर मुतालबात भी हैं जो आपके पूरे होने जा रहे हैं? हमारे मुतालबात तो बहुत है, लेकिन ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के ज़ात के ऊपर के जो कमिटमेंट उन्होंने की है कि वो ये रिवर्स होगा। क्योंकि हमारी मतलब ऑयल टैंकर, अगर मैं आपको बता दूं तो उनके किराया कल के उनके साथ भी मीटिंग होगी, उन्होंने कहा ये हम कैसे कर सकते हैं। सही। मतलब एक आपका डीजल की प्राइस इतनी बढ़ चुकी है, किराए वही पुराने हैं, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। देखो हर बंदे का इस वक्त अगर आपने प्राइस बढ़ाने हैं या कोई फार्मूला बनाना है, जो आपके स्टेक होल्डर है इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर, जी। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़े स्टेक होल्डर हमारे पेट्रोल पंप मालिकान है, सबसे सही। बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी है। तो आप उसके स्टेक होल्डर के साथ बात नहीं करेंगे, उसके साथ मामला नहीं करेंगे, जो भी सही। आप फार्मूला बनाएंगे उसके जो वो दूर नहीं करेंगे, ये कैसे सर्वाइव कर सकता है? फिर रोज यही बातें होंगी, हड़ताल होगा, शटडाउन होगा, मामला ठीक होंगे, है, हुकूमत गवर्नमेंट को है तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड उसकी लेना चाहिए और फिर बात आगे बढ़ानी चाहिए ताकि फिर ऐसे हो सकें जो रिवर्स ना करने पड़े। हुमायूं साहब के मुताबिक ये फैसला रिवर्स हो सकता है। फारूक सलीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हुमायूं साहब हमारे साथ मौजूद है, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे स्टॉक मार्केट के हवाले से, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। अब बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, जहां आज मिला जुला रुझान है, लेकिन अमेरिका ईरान के एक दूसरे पर हमले रोकने के बाद गुज़श्ता रोज स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। 7,241 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा हुआ। कई कंपनियों के शेयर्स को अपलॉक लग गया और ऑयल एंड गैस, बैंकिंग सेक्टर में नुमाया तेज़ी भी रही। अगर आज की बात की जाए तो ये कहा जा सकता है गुज़श्ता रोज़ की ज़बरदस्त तेज़ी के बाद आज मार्केट में रिकवरी देखी जा रही है, जिसके बाद तेज़ी का मोमेंटम बरकरार नहीं रह सका है। इसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अब्दुर्रहमान नजम साहब और डायरेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अहमद चुनाई साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा। अहमद चुनाई साहब, अगर हम गुज़श्ता रोज़ देखें तो 7,200 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, लेकिन आज ये मोमेंटम बरकरार नहीं रहा है। एक तो इसकी वजह क्या थी और सेकेंडली जो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी हुआ है, इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रखा गया है, ये मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या थी, यही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जहाँ तक राजू साहब में मेरा ताल्लुक है, मैं तो यही कहूँगा मार्केट भी ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इसमें बेसिक इंटरेस्ट रेट में जो है वो कमी वाकई नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है ऑयल प्राइसेस काफ़ी बढ़ गई थी और उसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो भी, उस पर भी प्रेशर आ रहा था। क्योंकि ऑयल प्राइसेस पिछले 2 दिनों से नीचे की जानिब हैं, मगर फिर भी अब भी लेवल जो है वो बहुत हाई है और मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज इस वक्त पॉलिसी को मेंटेन रखा गया है ताकि आगे के ऑप्टिक्स देख लें, अगली जो आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें तब्दीली कर लें, लेकिन इस वक्त ये फैसला बज़ाहिर मुझे सही मालूम दे रहा है। ठीक है, और आज जो हम देख रहे हैं कि मोमेंटम बरकरार नहीं रहा है, इसके पीछे आपको वजह क्या लगती है? देखिए, बात यह है कि कल 7-7,500 पॉइंट की तेज़ी जो है वो बड़ी अच्छी तेज़ी थी। आज मैं ये समझता हूँ बेसिकली कि प्रॉफिट गेन किया है लोगों ने और इसमें कोई हर्ज नहीं है। मार्केट रोजाना जो है वो 10-20 हज़ार पॉइंट नहीं बढ़ सकती, 2-3 हज़ार पॉइंट की तेज़ी जो है वो सामने नज़र आती है। लेकिन वैसे मैं फील करता हूँ कि मार्केट जो है वो इंशाल्लाह का जो अपवर्ड ट्रेंड है वो बरकरार रहेगा और मार्केट जो है उसमें लोगों को अच्छे गेन्स मिलेंगे। तो यही वो वक्त है कि जहां मार्केट में लोग एंटर हो जाएं और आगे के जो मोमेंटम है, आगे की जो गेन है, उसका फायदा उठा सकें। बिल्कुल सही। अब्दुर्रहमान साहब, मैं आपके जाने आऊँगा। अब्दुर्रहमान साहब, ये ईरान अमेरिका के एक दूसरे पर जो हमले रुकने से हम देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में अब बड़ा अच्छा रुझान है, वेलकम किया है और पाकिस्तान की कोशिशों से हम देख रहे हैं कि जंगबंदी हो रही है, लेकिन इस वक्त जो मार्केट का सेंटिमेंट है वो आपको लगता है मार्केट बरकरार रख सकेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। मैं तो बल्कि इसको इस तरीके से कहूँगा कि जब हमने फर्स्ट राउंड देखा था इस जंग का, तो जो डिक्लाइन होता था वो बहुत ज़्यादा होता था और रिकवरी जो है उसके मुकाबले में स्लोली होती थी, लोगों में बहुत ज़्यादा फियर था।
लेकिन अब ये जो सेकंड राउंड है इसमें पूरे पिछले 10 दिन आप देख लें, जब भी इंटेंसिटी ऑफ वॉर ऊपर जाती थी, ऑयल प्राइस ऊपर जाती थी, हमारी मार्केट 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 2500 पॉइंट नीचे गिरती थी। लेकिन जैसे ही एक अनअनाउंस्ड सीज़ फायर, अभी ये सीज़ फायर भी नहीं है, अनअनाउंस्ड सीज़ फायर थी, और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो सिर्फ 100 से तकरीबन 85 तक ही आई थी, तो इसको बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया। क्योंकि इस पूरे टाइम में ये जो 3-4 महीने के गुजरे हैं, इसमें पाकिस्तान की इकॉनमी ने बहुत ज़्यादा जो है स्टेबिलिटी की तरफ मज़ीद गई है। हमारे रिजर्व उस वक्त कोई 14-15 बिलियन डॉलर के थे, और अनसर्टनटी थी कि हमें यूएई को रीपेमेंट करनी पड़ेगी, उसके साथ जो हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ना था। बट आज हम देखें तो हम 17-18 बिलियन डॉलर के रिजर्व पे खड़े हैं। स्टेट बैंक के गवर्नर ने कल बताया है कि दिसंबर तक हम 20 बिलियन डॉलर पे होंगे। तो पाकिस्तान में वैसे बहुत ज़्यादा अनसर्टनटीज़ होती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का रिजर्व लेवल अच्छा होता है तो बिजनेसेस को सबसे ज़्यादा सर्टनटी इससे मिलती है कि डीवैल्यूएशन के चांसेस बहुत कम है। इस वजह से मार्केट ने बहुत बेहतर बिहेव किया है इस दफ़ा। सही। और अब्दुर्रहमान साहब, ये S&P की जानिब से जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग है इसमें बेहतरी हुई है, ये इसका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर क्या असर पड़ेगा? आई थिंक -B से B कर दी गई है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ग्लोबल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका क्राइटेरिया होता है कि मैंने बी से कम वाली मार्केट्स में इन्वेस्ट करना ही नहीं है। तो अब हम उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करेंगे तो एक नए पूल ऑफ इन्वेस्टर्स जो है वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को रेडी होंगे। बैंकिंग सेक्टर को भी इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, पाकिस्तान की ओवरऑल मैक्रो स्टेबिलिटी को इससे फ़ायदा होता है। हम लोग जो कर्ज़े लेते हैं रोज़, पिछले साल में हमें कितने ज़्यादा रोल ओवर कराने पड़ते थे, अब हम जो है यूरो बॉन्ड मार्केट में जाके कमर्शियल बोरिंग जो है कम इंटरेस्ट रेट पे कर सकते हैं। उससे एक पूरी जो आपकी प्रोफाइल होती है एक्सटर्नल, वो इम्प्रूव होती है। आप जब रिजर्व्स आपके अच्छे होते हैं, आप इन्फ्लेशन को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसी से फिर मुल्क के इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं। कारोबार जो होते हैं सारे, उनको फ़ायदा होता है क्योंकि उन सब ने लोन्स लिए होते हैं, या वर्किंग कैपिटल के लिए या एक्सपेंशन के लिए। तो एक पूरा इकोनॉमी का जो पहिया है वो इस तरीके से चलता है, और इसके लिए क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जुनायद साहब, आप भी इस पर कमेंट कीजिएगा क्रेडिट रेटिंग के ऊपर। और सेकेंडली, मार्केट में जो आजकल पोजीशन है, हम क्या कह सकते हैं कि ज़ाहिर है क्योंकि नया माली साल शुरू हुआ है और इसकी वजह से अभी इन्वेस्टर्स कुछ मुहतात पोजीशन लेते हमें दिखाई दे रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, बिल्कुल जाहिर है, जो भी इन्वेस्टर होता है वो मुहतात तो होता है। वो चाहेगा कि अपने पास माल वो जमा करे, स्टॉक्स वो जमा करे कि जहाँ अच्छे गेन्स हो साल के आखिर में। तो डिविडेंड यील्ड पे भी वो जोर दे रहा है, साथ साथ ये भी देख रहा है कि इसकी करंट पोजीशन क्या है, आगे के अंदर बिजनेस स्कोप क्या है। तो आजकल बड़ा साइंटिफिक लर्निंग हो गई है। आजकल ऐसा नहीं है कि जी लोगों ने जो है वो आंख बंद करके शेयर लेना शुरू कर दिए। आप अभी जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात कर रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो जिसकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर होती है वो लॉन्ग टर्म में जो है वो इन्वेस्टमेंट उस पर की जाती है, और उसमें लोगों का एक बड़ी हद तक रिस्क भी कवर्ड होता है। तो मार्केट जो है वो सोच समझ के आगे बढ़ रही है। मार्केट जो है वो चंद हाथों में नहीं है। आप इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि आज 1.25 लाख की जगह पे 6.5 लाख इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं। तो मार्केट जो है वो एक वाइड स्प्रेड मार्केट है। मुख्तलिफ लोगों का इंटरेस्ट इसमें शामिल हो रहा है, और रोजाना के हिसाब से 15 से 25 हज़ार इन्वेस्टर्स बढ़ रहे हैं। तो ये एक एपिटाइट है इस वक्त पाकिस्तान में, और वो एपिटाइट का मरहला जो है वो इंशाल्लाह बरकरार रहेगा। राइट। अब्दुर्रहमान साहब, लास्टली कमेंट मैं आपसे चाहता हूँ, जुलाई ख़त्म होने वाला है, ज़ाहिर नया बजट आए तकरीबन अब 1 माह हो चुका है, लेकिन इस दौरान मार्केट के जो वॉल्यूम है उसमें कितना इजाफा हुआ या कितनी कमी हुई, इस पर आप क्या हमसे शेयर कर सकते हैं? देखिए, अगर हम मार्केट की वॉल्यूम को 2-3 महीने पहले से कंपेयर करेंगे तो वो कोई 25-30 अरब की रेंज में आ गई थी, लेकिन अब ये इम्प्रूव होके आज भी 40 बिलियन के अराउंड है। लेकिन इससे पहले हम लोगों ने 70, 60, 80 बिलियन भी टच किया है। तो मार्केट की वॉल्यूम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैं जब चाहूँ जो है इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ, और मैं जब चाहूँ निकाल भी सकता हूँ। तो इससे भी फिर जो है जब वॉल्यूम ज़्यादा होती है तो और ज़्यादा लोग जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज होती हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने में सेफ फील करते हैं कि हम स्टक नहीं हो जाएंगे। तो वॉल्यूम इंप्रूव हो रही है, बट अभी और गुंजाइश भी है। अभी और गुंजाइश भी है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अब्दुर्रहमान नजम साहब मौजूद थे। स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाय साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, स्टॉक मार्केट के हवाले से गुफ्तगू हुई। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शो का वक्त खत्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।